नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज लगातार दूसरा दिन है जो मुझको एक ही हाई कोर्ट के एक और जज के बारे में कुछ बोलना पड़ रहा है। कल ही मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मिश्रा के एक फैसले के बारे में यहाँ कहा था, जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची के सीने को दबाने, भींचने और उसके नाड़ा तोड़ने को एक पुलिया के नीचे ले जाकर दो बालिग लोगों ने ये काम किया था। नाबालिग बच्ची के साथ सीने को भींचा था, नाड़े को तोड़ा था। उसको इस जज ने बलात्कार की कोशिश भी नहीं माना था। खैर, कल मैंने कहा था, उसके बाद कल शाम की रात की खबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पूर्व अध्यक्ष ने जमकर आलोचना की है इस जज की। आगे सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कल कहा भी है कि मेरा कोई भरोसा न्यायपालिका पर तब तक नहीं रहेगा जब तक हाई कोर्ट जज का ये फैसला खारिज न हो जाए। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आज न्यायपालिका पर बहुत सारे लोगों का भरोसा उठने के करीब है, इसलिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। इनका इलाहाबाद से एक रिश्ता है। ये इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, वहाँ पर पढ़े हैं, इलाहाबाद में इन्होंने वकालत की है, बाद में इलाहाबाद में जज बने हाई कोर्ट के। उसके बाद इनको दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए इनके बंगले में आग लगी। ये खुद शहर के बाहर थे। इनकी माँ और इनकी बेटी ये बंगले में थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को खबर की, और भी रहे उनके कर्मचारी। फायर ब्रिगेड आई, वहाँ पे पुलिस पहुँची। हाई कोर्ट जज के बंगले में आग लगना छोटी बात नहीं है। जब आग बुझाई गई तो देखा गया कि बंगले का एक कमरा जो है उसमें नोटों के ढेर लगे हुए हैं। पैसा अभी सामने नहीं आया है। नोटों के ढेर लगे हुए हैं, पाइल्स ऑफ करेंसी नोट्स ढेर बरामद हुए हैं। वहाँ पर अलग अलग खबरों में अलग अलग भाषा इस्तेमाल हुई है। हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ, जिनकी तनख्वाह चेक से आती है, जिनके घर में कोई काम भी नहीं होना चाहिए। वैसे भी देश में सरकार का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा नगद रकम किसी को रखने की इजाज़त भी नहीं देता है। अभी सामने नहीं आया है। हाई कोर्ट जज हैं, मामला थोड़ा नाजुक है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वीडियो बनाया नोटों के ढेरों का। थोड़े नोट जल भी गए हैं उसमें। जब इतना बड़ा ढेर रहेगा, घर में आग लगेगी तो जल गए होंगे नोट। उस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई, जिसमें वो खुद अध्यक्षता करते हैं और कुछ और हाई कोर्ट जज उसमें रहते हैं कॉलेजियम में। ये कॉलेजियम तय करता है कि किसको देश का किस हाई कोर्ट का जज बनाना है, किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, किसको किस प्रदेश के हाई कोर्ट से किस प्रदेश के हाई कोर्ट में तबादला करना है। ऐसे कई फैसले लेता है और फैसले लेके उसको केंद्र सरकार को भेजता है उनकी सहमति के लिए। मैं ज़्यादा उस प्रक्रिया में जाना नहीं चाहता, लेकिन देश की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ताकतवर संस्था है। तो उस कॉलेजियम ने बैठक की। बैठक करके उन्होंने तय किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली लाए गए थे, अभी 2021 में लाए गए थे, उनको वापस इलाहाबाद भेज दिया जाए और जो नोटों की बरामदगी हुई है उसकी एक जांच शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने इस पे हैरानी जाहिर की है और कहा है कि नहीं, इससे न्यायपालिका की इज्जत नहीं बचेगी। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज जो कि जीएसटी के मामले देख रहा था, दूसरे टैक्स के मामले देख रहा था, जो कंपनियों के मामले देख रहा था, जो दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन नाम का जो मंत्री था उसके मामले देख रहा था, और दिल्ली का जो कुख्यात शराब घोटाला है, जिसमें आपको ध्यान है ना, कौन कौन,
जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल गए हुए हैं, उसमें अभी जमानत पे छूटे हैं। मनीष सिसोदिया भी शायद उसी में जेल गए हुए थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो भी जमानत पे छूटे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले जस्टिस यशवंत वर्मा की अदालत में थे। तो बहुत से वकीलों ने सार्वजनिक रूप से ये मांग की है कि इनको महज इनके मूल हाई कोर्ट में, जो कि इलाहाबाद है, वहाँ भेज देना काफ़ी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, चीफ जस्टिस को कुछ और भी करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में कॉलेजियम के मुखिया जो रहते हैं, चीफ जस्टिस, ये उनके करने का मामला है, उनको फैसला लेना चाहिए। मैं नहीं जानता कि तबादला जो है ये तो कोई न सजा रहता है न रोक टोक रहती है। एक दूसरा और होता है ऐसे मामलों में कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला तो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे इनको कोई काम न दिया जाए। ये भी होता है, बिना काम के बैठाया जाता है। अफसरों को, जजों को बिना काम के भी बैठा सकते हैं। इनको किसी कोर्ट में कोई फाइल नहीं दी जाएगी, बैठा दिया जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है, हो सकता है। क्या किया जाए? हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ नोटों का ढेर मिल रहा है, ढेर मिल रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए ऐसे में? मैं सोचता हूँ एक पटवारी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, टीआई के यहाँ, डीएसपी के यहाँ अगर नोटों के ऐसे ढेर मिलते तो क्या होता, क्या कार्रवाई होती उनके ऊपर? अब ये हाईकोर्ट जज है, बड़ा मामला है, इनके ऊपर आसानी से कार्रवाई संभव नहीं है। देखना है क्या कार्रवाई होती है। देश बड़े गौर से देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपने ही एक हाई कोर्ट जज के बारे में क्या फैसला लेता है, क्या कार्रवाई करता है। जांच वांच तो ठीक है, जांच कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोगों के मन में शक बहुत है। मुझको ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मुखर वकील हैं प्रशांत भूषण, उनके पिता भी वकील थे, शांति भूषण, और आपको ध्यान होगा वो देश के कानून मंत्री भी थे, शांति भूषण। पिता पुत्र दोनों बड़े हौसले वाले थे। वो न्यायपालिका थे, यानी प्रशांत भूषण तो हैं अभी, और उनका हौसला भी अभी कायम है। शांति भूषण जी अब नहीं रह गए हैं। मैं याद इसलिए कर रहा हूं पिता पुत्र को कि इन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे कई साल पहले कि सुप्रीम कोर्ट के आधा दर्जन सिटिंग जज भ्रष्ट हैं। ऐसे आरोप लगाए थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये शांति भूषण, प्रशांत भूषण ने आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इनको, पिता पुत्र को, अदालत में घसीटा था। अदालत की अवमानना का इनके ऊपर मुकदमा चलाया था। इन्होंने कहा हम अपनी बात के ऊपर कायम हैं, हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना बयान वापस नहीं लेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी जानकारियां भी दी थी जजों के भ्रष्टाचार पर। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो पूरी सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया। शांति भूषण, प्रशांत भूषण को जेल भेजने का शायद उस समय सुप्रीम कोर्ट का इरादा नहीं था, हौसला नहीं हुआ, जो भी है। मैं नहीं जानता क्या हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई थी। दबाव बहुत डला था अदालत का। ऐसा बीच बीच में और भी कुछ वकील कहते हैं बड़ी अदालतों के बारे में, और मैंने तो देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। इसी सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस था, रंजन गोगोई नाम का, जिसके खिलाफ उनके बंगले के दफ्तर में काम करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी महिला ने शिकायत की थी यौन शोषण की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई, उस शिकायत की सुनवाई के लिए एक बेंच बनाई जिसमें रंजन गोगोई, जिनके खिलाफ शिकायत थी यौन शोषण की, चीफ जस्टिस थे। वो उस बेंच के मुखिया बन के बैठ गए थे सुनवाई करने के लिए। आपको याद होगा, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अभी शायद रंजन गोगोई का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ होगा। उनके ऊपर आरोप लगा, उस आरोप की सुनवाई के लिए जो बेंच बनी उसमें रंजन गोगोई खुद ही जज बनकर, मुखिया बनकर बेंच के बैठे थे। मैंने अगले ही दिन उसके खिलाफ अखबार में एडिटोरियल लिखा था, और जब कभी भी हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया उसके बाद से मैं 10 बार
दर्जन भर बार रंजन गोगोई के खिलाफ बोल चुका हूं उस बात को लेकर। रंजन गोगोई ने मेरे लिखने के और बोलने के 2 साल बाद अपनी एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने माना कि उनका वो फैसला गलत था अपने ही खिलाफ सुनवाई में बेंच पर बैठने का। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम करता है, कोई ऐसा वो नहीं है, ईश्वर नहीं है सुप्रीम कोर्ट जिससे कोई गलती ना होती हो। अगर ईश्वरों से गलती नहीं होती है तो मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ ईश्वरों के बारे में, न मानता हूँ न जानता हूँ। लेकिन न्यायपालिका में, देश के लोकतंत्र में, जिनको ईश्वर के तुरंत बाद का दर्जा है, जज साहब आप भगवान हैं ऐसा कहते हैं कुछ लोग, मी लॉर्ड वगैरह कुछ कहते हैं। इधर आपको याद है क्या, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण ऐसा भी कहा जाता है, उधर जजों को कहा जाता है मी लॉर्ड। पता नहीं ये अंग्रेजों के समय की परंपरा क्यों जारी है, लेकिन कहा जाता है। आपको ध्यान है ना, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा ऐसे कहा जाता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को भी शायद मी लॉर्ड कहा जाता है। ईश्वर के बराबरी का दर्जा प्राप्त है। एक ईश्वर के घर में अकूत खजाना मिला है, अभी कुबेर नहीं है वो, लेकिन खजाना मिला है, नोटों के ढेर मिले हैं। जल गए हैं बहुत सारे नोट, फर्क नहीं पड़ता, बहुत थे, थोड़े बहुत जल भी गए होंगे। तो उसका वीडियो बना के पुलिस ने दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अभी गिनती सामने नहीं आई है, टोटल अमाउंट सामने नहीं आया है। क्या करना चाहिए ऐसे में? इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को बर्खास्त करने के लिए, हटाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि देश की संसद में एक प्रस्ताव लाया जाए। उसके लिए सदस्यों की संख्या भी निर्धारित है। राज्यसभा में शायद 55 से अधिक सांसद अगर प्रस्ताव रखते हैं कि इस जज के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए तो शायद उसके ऊपर सुनवाई चालू हो सकती है, ऐसा कुछ है। राज्यसभा में कांग्रेस के जयराम रमेश ने इस मामले को उठाया और कहा कि आज देश जो है इस खबर के साथ जागा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के बंगले से आगजनी के बाद जब फायर ब्रिगेड और पुलिस ने देखा आग बुझाने के लिए, तो एक कमरे में नोटों के ढेर मिले हैं। तो राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाँ, उन्होंने देखा है और वो देख रहे हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि अभी दिसंबर के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक जज जस्टिस शेखर यादव ने हाई कोर्ट कैंपस में ही एक कार्यक्रम हुआ था, शायद विश्व हिंदू परिषद ने किया था, आपको ध्यान होगा। उसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ कहा था और कहा था कि इस देश में बहुसंख्यकों का राज चलेगा। उन्होंने कहा था, जस्टिस यादव ने, अल्पसंख्यकों के बारे में कई किस्म की गालियां उन्होंने इस्तेमाल की थी सार्वजनिक रूप से, मंच और माइक से। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक दूसरे जज जो है, उन्होंने उद्घाटन किया था उस कार्यक्रम का, वो मंच पर मौजूद थे। और इस कार्यक्रम के बाद जस्टिस शेखर यादव उठ के जाके हाई कोर्ट में फिर फैसले देने लगे। उस वक्त 50 सांसदों ने लिख कर दिया था राज्यसभा के सभापति को कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। अभी तक हो नहीं पाया है, कुछ प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर से अभी कितना, 2-3 महीने तो हो ही गए। अब ये नया मामला है। हटाने का तरीका केवल एक है, महाभियोग। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को और कोई तरीका है नहीं। देखते हैं क्या होता है। क्यों कल से लेके आज तक बार बार क्यों इलाहाबाद का नाम आ रहा है, मुझको समझ में नहीं आता है। कल उस बच्ची के बारे में जो कहा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, ये जो आज जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर में पहाड़ मिले हैं नोटों के, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हुए और वापस भेजे जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। जिस जस्टिस शेखर यादव ने नफरत की बातें कही थी, मुसलमानों के खिलाफ गालियां बकी थीं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज। ये तीनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। मुझको बहुत खराब लग रहा है
इसलिए खराब लग रहा है कि शायद इसी शहर का नाम तो प्रयागराज अगर कुछ हो गया है क्या? अभी कुछ वहीं पे हुआ था क्या? ये कुंभ वगैरह आसपास कहीं पर कुंभ हुआ था क्या? कई लोग तो नहा लिए थे, उसमें डुबकी लगा ली थी, मुक्त हो लिए थे, पाक साफ हो गए थे, पूरी आत्मा वगैरह सब उनकी ड्राई क्लीन हो गई थी। इन लोगों के साथ क्या दिक्कत हुई है? जस्टिस मिश्रा, जस्टिस वर्मा, जस्टिस यादव, नाम से तो मुझको लगता है हो सकता है ये लोग भी गए हों डुबकी के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मुझको और भी कुछ एक फैसले हाई कोर्ट के ऐसे याद पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अभी तो नोटों को गिनने की मशीन भी नहीं गई है, अभी तो यानी कम से कम खबरों में नहीं आई है। नोट कितने मिले हैं उसका कुछ ढेर का अभी आकार नहीं आया है। जो मामले वहाँ चल रहे थे इन जज की अदालत में, कौन से मामले थे, उसमें उन्होंने पिछले साल 2 साल में क्या क्या फैसले दिए थे। जांच में तो इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। खराब नौबत है। मेरे मन की, दिल की गहराई से मेरी इच्छा है कि मेरी भारत की न्यायपालिका के लिए मेरे मन में इज्जत रहे, ऐसी इच्छा है मेरी। हो नहीं पा रहा है अभी। देखता हूं मैं क्या होता है। जस्टिस शेखर यादव, इनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में और कहा गया था कि अपना बयान वापस लो। बहुत गलत कहा है ये। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुसंख्यक तबके की मर्जी का राज चलेगा, मुसलमानों को ऐसी गालियां नहीं दे सकते। कहा गया था उनको। उन्होंने बाहर आके बयान वापस लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में अलग अलग खबरें हैं, मैं नहीं जानता। क्या ये काफ़ी था कॉलेजियम के लिए कि उनको कुछ और करना था? मैं अगर रहता कॉलेजियम का मुखिया तो मैं कहता कि धर्म और जाति के मामले में जितने मामले चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं इनके हाई कोर्ट में, वो इनके बेंच में ना भेजे जाएं। इनको भेज दो, ज़मीन का कोई झगड़ा भेज दो, कोई दूसरा भेज दो, हत्या वगैरह का भेज दो, लेकिन जहाँ हिंदू मुस्लिम की गुंजाइश है भेदभाव की, वो मामले इनके यहाँ मत भेजो। मैं ऐसा करता। मैंने कल ही आपसे कहा है कि एक बच्ची से बलात्कार की साफ साफ कोशिश, साफ साफ पॉक्सो का मामला, मैं अभी भी कहता हूँ कॉलेजियम के बारे में जो कह रहा हूँ उसके बावजूद मेरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मिश्रा का ये फैसला पलट देगा, खारिज कर देगा और आलोचना भी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक मैंने न्यायपालिका पे अपनी आस्था को निलंबित रखा हुआ है। ये कल से ही मैंने निलंबित रखा हुआ था, आज ये एक और आ गया, जस्टिस वर्मा के नोटों के पहाड़ का मामला। मैं कितना निलंबित कर सकता हूँ? आस्था है मेरी, उसको मैं एक ही बार निलंबित कर सकता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की वजह से 3 बार मैं निलंबित कर चुका हूँ दिसंबर से अभी तक। एक ही आस्था को बार बार निलंबित करना, पता नहीं ये सही कानूनी कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आप भी सोच के देखिएगा। न्यायपालिका हमारी आलोचना से परे की नहीं है, हमारी निगरानी से परे की नहीं है। लोकतंत्र में लोक सबसे ऊपर है। लोक यानी जनता, जनतंत्र कहते हैं, जनता सबसे ऊपर है। जन और लोक सबसे ऊपर हैं, तंत्र उसके नीचे है। न्यायपालिका तंत्र का एक हिस्सा है, संसद तंत्र का एक हिस्सा है, सरकार तंत्र का तीसरा हिस्सा है। तो आप कभी भी अपने आप को अदालत के मातहत मत मानिएगा। आप न अदालत से नीचे हैं, न संसद से, न सरकार से। मेरे आपके सरीखे जितने आम लोग हैं, आम आदमी नहीं कहूँगा मैं, आप भी ध्यान रखिएगा, महिलाएं शामिल हैं बराबरी से, जितने आम लोग हैं, हम सब का हक जो है इन तीनों संस्थाओं से ऊपर है। ये ध्यान रखिएगा। सोच के देखिएगा कि जजों का ये जो रुख दिख रहा है, ये जो हाल दिख रहा है, ये जो चाल चलन दिख रहा है, क्या किया जाना चाहिए इस बारे में ध्यान रखिएगा। ये चुन के नहीं आते हैं, इनको आप चुनाव में हरा नहीं सकते।
लेकिन न्यायपालिका के बारे में आप अपनी सोच बना सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। डरिएगा मत। मैंने भारत की न्यायपालिका पर अपनी आस्था को अभी सस्पेंड करके रखा है। आप भी तय कीजिए आपको आस्था रखनी है कि नहीं इन मामलों को देखते हुए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल किसी काम का लगता है, आपको लगता है कि हम जिंदगी और लोकतंत्र के और तथाकथित इंसानियत के असल मुद्दों को उठाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनके लिए भी ज़रूरी है न्यायपालिका के बारे में सोचना। लोकतंत्र की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पर है, जजों के और सांसदों के कंधों पर नहीं है, ना अफसरों के कंधों पर है। हम ज़्यादा बड़े हैं इनमें से किसी से भी, ध्यान रखिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। किसी दुर्घटना की हालत में आपकी जान बचने की एक गुंजाइश हेलमेट से पैदा हो सकती है। आज सुबह मैं घर से दफ्तर आ रहा था, मेरे बगल में एक अधेड़ व्यक्ति चल रहे थे दोपहिए पर। देखा मैंने हेलमेट उनका, चूँकि हेलमेट पे प्रवचन देते रहता हूँ तो ध्यान जाता है, उनको देखा मैंने, उन्होंने सड़क किनारे जो सस्ता बिकता है गोल टोपी जैसा ऐसा एक हेलमेट सिर पे रखा हुआ था, जिसमें न नीचे बेल्ट था न कुछ था। कोई टक्कर होगा तो सबसे पहले वो हेलमेट ही 100 फीट दूर जाके गिरेगा। ऐसा हेलमेट लगाना किसी काम का नहीं है। आप पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हो, मौत को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऊपर से जो भैंसे पे आता है ना, उसको दिखता है कि आपने बेल्ट लगाया है कि नहीं। अपने परिवार का ख्याल कीजिए। बेल्ट न लगाने का मज़ा मत लीजिए, हेलमेट न लगाने का मज़ा मत लीजिए, परिवार का ख्याल कीजिए। फिर मिलेंगे।